हेलो दोस्तों, और इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। 3 मई का पेपर कैंसिल होने के बाद स्वाभाविक रूप से हर तरफ थोड़ी अनिश्चितता और हताशा का माहौल है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अचानक से ये न्यूज़ मिलना किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन अगर एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये समय रुकने, परेशान होने या हताश होकर बैठने का बिल्कुल नहीं है। आज की इस चर्चा में हम रीनीट 2026 की तैयारी के लिए एक बेहद रणनीतिक और एक्शन ओरिएंटेड 7 दिन की प्लेबुक पर गहराई से बात करने वाले हैं। जब तक ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट्स नहीं आ जाती, ये स्ट्रैटेजी एक शानदार गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। पहला, री एग्जामिनेशन के लिए माइंडसेट। दूसरा, पिछली गलतियों को सुधारना। तीसरा, हाई वेटेज टॉपिक्स को प्राथमिकता देना। चौथा, 7 दिन का स्टडी चैलेंज। और पांचवां, कुछ बेहतरीन फ्री स्टडी रिसोर्सेज। भाग 1, री एग्जामिनेशन के लिए माइंडसेट, एक पॉजिटिव सॉफ्ट स्टार्ट को अपनाना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लगभग 22 मई के आसपास ऑफिशियल डेट्स आने की पूरी उम्मीद है। अभी हर कोई उत्सुकता से बार बार अपने सोशल मीडिया फीड्स और न्यूज़ वेबसाइट्स को रिफ्रेश कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, जब तक ऑफिशियल डेट्स पेंडिंग हैं, तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कोई विकल्प ही नहीं है। इस पेंडिंग पीरियड को एक विराम की तरह देखने के बजाय मानसिक रूप से खुद को मजबूत करने और रणनीति को फिर से धार देने के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। असल में ये इंतजार का समय तैयारी का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है। अब देखिए, एक ब्रेक के बाद पढ़ाई में वापसी करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अचानक से दिन में 14-14 घंटे पढ़ने का एक कठोर बर्नआउट उत्प्रेरक शेड्यूल अपना लेना दिमाग को पूरी तरह से थका देगा। अभी इतनी जल्दी खुद को एग्जॉस्ट कर लेना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसके बजाय ये समय एक सॉफ्ट स्टार्ट को अपनाने का है। सच्चाई को स्वीकार करते हुए हल्के रिवीजन के साथ पढ़ाई की दिनचर्या में वापसी करना बिना थके एक लंबा और मजबूत मोमेंटम बनाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। भाग 2, पिछली गलतियों को सुधारना, 3 मई के पेपर को एक लर्निंग टूल बनाना। सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करने के बाद सबसे पहला इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? वो है 3 मई के अपने पुराने पेपर को दराज से बाहर निकालना। इस पेपर को अब निराशा के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक लर्निंग टूल की तरह बहुत ध्यान से देखना है। इसे सुधारने के लिए 3 स्पष्ट कदम हैं। पहला, उन सभी सवालों की पहचान करना जो 3 मई को गलत हुए थे। दूसरा, उन गलतियों के पीछे के मूल कारण का गहराई से विश्लेषण करना। और तीसरा, उन सवालों से जुड़े विशिष्ट और कमजोर टॉपिक्स को बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट करना। गलतियों का विश्लेषण करने का मतलब है खुद से कुछ बहुत ही कड़े और ईमानदार सवाल पूछना। आखिर वो सवाल गलत क्यों हुए? क्या कॉन्सेप्ट की स्पष्टता में कोई कमी रह गई थी? क्या सवाल की भाषा ने चकमा दे दिया था और उसे पढ़ने में कोई चूक हुई? क्या OMR शीट भरते समय हाथ कांप गए, या कोई सर्कल गलत भर दिया गया, या फिर एग्जाम हॉल के उस भारी दबाव और पैनिक ने सब कुछ धुंधला कर दिया था? इन रूट कॉजेस को पहचानना बिल्कुल क्रूशियल है। अब सवाल आता है कि इस जानकारी का किया क्या जाए। इसके लिए इन गलतियों को सही ढंग से कैटेगराइज करना बहुत काम आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिसाब से इन सटीक टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए जेनेटिक्स, और उनके गलत होने के कारणों को एक ही पेज पर टेबल फॉर्मेट में लिखना चाहिए। ये एक अल्टीमेट पर्सनलाइज्ड चेकलिस्ट बन जाती है। इस हाई प्रायोरिटी लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुनिश्चित करती है कि रीटेस्ट में वही पुरानी गलतियां फिर से बिल्कुल भी ना दोहराई जाएं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हाई वेटेज टॉपिक्स को प्राथमिकता देना। हाल के ट्रेंड्स पर आधारित स्मार्ट स्टडी। अपने कमजोरियों की पहचान करने के बाद अगला कदम स्मार्ट स्टडी की तरफ ले जाता है। इसका सीधा सा मतलब है हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना। ये वे विशिष्ट विषय या सब सेक्शंस हैं, जैसे कि एवोल्यूशन के भीतर के कुछ खास हिस्से जिनका 3 मई के पेपर में सबसे ज्यादा दबदबा रहा। तुरंत स्कोर में सुधार करने के लिए ऐसे हाई यील्ड टॉपिक्स की पहचान करना और उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। अगर एक बेहतरीन स्कोरिंग सुपर वेपन की बात की जाए तो वो है अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों वाले टॉपिक्स को इन ऐतिहासिक रूप से हाई वेटेज वाले विषयों के साथ मिला देना। जब डॉक्यूमेंटेड गलतियों की चेकलिस्ट और हाई यील्ड टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन किया जाता है तो वहां एक कमाल का जादू होता है। ये स्कोर में तत्काल और सबसे तेज उछाल लाने का सबसे कुशल रास्ता तैयार करता है। ये लिटरली एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आते हैं भाग 4 पर, 7 दिन का स्टडी चैलेंज, अगले सप्ताह के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच।
बिना थके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक 7 दिन का स्टडी चैलेंज अपनाना बहुत रेकमेंडेड है। अगले 1 सप्ताह के लिए प्राथमिक लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंटेड गलत टॉपिक्स को जीतना और 3 मई वाले हाई वेटेज टॉपिक्स का रिव्यू करना। एक ऐसा डेली शेड्यूल तैयार करना है जो गहन टॉपिक रिव्यू और छोटे शार्प कॉन्सेप्ट आधारित स्टडी ब्लॉक्स के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाए रखे। बार बार होने वाली गलतियों को डेली रिव्यू के लिए मार्क करने जैसी स्मार्ट आदतें डालना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस 7 दिन के चैलेंज को थोड़ा और प्रभावी बनाने के लिए एक और शानदार तरीका है। अगर समय अनुमति दे तो हर विषय से शुरुआत में सिर्फ 3 आसान और मैनेजेबल चैप्टर्स को पढ़ना एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 आसान चैप्टर्स एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बूस्ट देते हैं। ये एक विनिंग मोमेंटम बनाता है जिससे आगे आने वाले कठिन और जटिल चैप्टर्स का डर काफी हद तक कम हो जाता है। बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ। भाग 5, आवश्यक फ्री स्टडी रिसोर्सेज, त्वरित और प्रभावी रिवीजन के लिए टूल्स। इस पूरी प्लेबुक को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सही स्टडी रिसोर्सेज का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। रिवीजन के लिए घंटों मोटी किताबें पलटने के बजाय एनसीईआरटी आधारित चैप्टर वाइज बायोलॉजी प्लेलिस्ट्स का उपयोग करना चाहिए। ये क्विक वीडियो रिवीजन और छोटे कॉन्सेप्ट्स को तेजी से समझने के लिए बहुत कारगर हैं। इसके साथ ही पढ़े गए टॉपिक्स को पक्का करने के लिए चैप्टर विशिष्ट फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस पीडीएफ्स बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। नई सीखे गए ज्ञान को परखना सबसे जरूरी कदम है। हर स्टडी सेशन के बाद इस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बायो में दिए गए टेलीग्राम लिंक कर फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस पीडीएफ डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। वहां उपलब्ध सामग्री रिवीजन में बहुत मदद करेगी। और हां, ऐसी ही शानदार एनिमेटेड चर्चाओं और रणनीतियों के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो अब समय आ गया है इस योजना के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने का। अगले 7 दिनों में किन विशिष्ट चैप्टर्स को टारगेट किया जाने वाला है? सभी एस्पिरेंट्स को इस 7 दिवसीय आर नीट चैलेंज के लिए अपने सटीक टारगेट चैप्टर्स को कमेंट्स में डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इसे सिर्फ एक टास्क की तरह नहीं, बल्कि अपने सफलता के लिए एक पब्लिक कमिटमेंट की तरह देखना चाहिए। जैसे जैसे ऑफिशियल डेट्स का इंतजार जारी है, एक बड़ा सवाल हम सबको छोड़कर जाता है। क्या ये रणनीतिक, एक्शन ओरिएंटेड 7 दिन का सॉफ्ट स्टार्ट वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जो पिछली गलतियों को आरई नीट की एक शानदार जीत में बदल देगा? ये समय खुद पर विश्वास रखने और लगातार आगे बढ़ने का है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ जारी रखें।